All right, बच्चा लोग, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ रेजोनेंस। बच्चा ये टॉपिक मैं तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ एक स्टोरी की हेल्प से, एंड दैट स्टोरी इज ऑफ ओजोन। बच्चा ओजोन का स्टोरी मैं चालू कर रहा हूँ उसका लोइस डॉट स्ट्रक्चर बना के। उसको बनाने के लिए अपने को सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। 3 ऑक्सीजन है, तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम कितना आएगा? 6 + 6 + 6 18। सेकंड अपने को चाहिए रहता है अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे इनके पास। तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट करो, 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 24। फैंटेस्टिक बचा। इसके बाद अपन ये निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट, विच इज 24 - 18 6, राइट। परफेक्ट। इसके बाद बचा अपन वो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, खाली एटम्स के पास पड़े हुए। उसके लिए क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? परफेक्ट, 12। फैंटास्टिक। नाउ लेट्स मेक इट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं 3 ऑक्सीजन के एटम लगा दे रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं एक तरफ पे रख दूंगा, लाइक दिस। इससे एक बॉन्ड बनेगा, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी अदर साइड, दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल एंड सिंगल बॉन्ड। नाउ अभी अपन एक ऐसा सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और अपन समझ नहीं पा रहे हैं उसको कहाँ पे रखें। तो ऐसे में किसी एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज ऑफ नाउ, और मैं उसको रख दे रहा हूँ बच्चा लेफ्ट साइड पे। बट देयर इज एन इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर स्ट्रक्चर जो मैं अभी बनाऊंगा। सी, ऑक्सीजन एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन साइड सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर साइड सिंगल बॉन्ड। इस बार मैं बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर साइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर इक्वली पॉसिबल, राइट। अभी बचा ये जो 2 स्ट्रक्चर अपन लोग ने बना दिए, इसको देख के अपने को कुछ जानकारी प्राप्त हो रहा है। व्हाट इज दैट जानकारी, उसको लिख लेते हैं। जो अपने को पहला जानकारी मिल रहा है ना, दैट इज कि 2 तरीके के ऑक्सीजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट है। एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। बच्चा जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इट इज ऑफ शॉर्टर लेंथ। इसका जो बॉन्ड लेंथ रहेगा इट विल बी शॉर्ट, बिकॉज डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड का जो लेंथ है दैट इज शॉर्ट। लिख देता हूँ। एंड जो बचा दूसरा बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा रहेगा? लंबा रहेगा। सो बॉन्ड लेंथ इज लॉन्ग। दिस इज द फर्स्ट जानकारी जो अपने को मिल रहा है। लेकिन बच्चा होता क्या है ना, जब भी अपन ओजोन के मॉलिक्यूल को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर, तो अपने को साइंस एक खींच के तमाचा मारता है। व्हाट इज दैट तमाचा? तमाचा इज कि ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स इधर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड का लेंथ जो है दैट इज 128 पिकोमीटर। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ एक तमाचा मारा? बिकॉज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो लेंथ होता है दैट इज 141 पिकोमीटर, दिस इज द स्टैंडर्ड लेंथ। और डबल बॉन्ड का 121 पिकोमीटर। तो अपने को एक चीज समझ में आ रहा है कि जो अपने को ओजोन में देखने को मिल रहा है ना, दैट इज बिटवीन बोथ द वैल्यूज। तो यहाँ से अपन लोग एक कंक्लूजन बना सकते हैं। व्हाट इज दैट कंक्लूजन? कंक्लूजन इज कि ओजोन के अंदर देर इज नीदर कंप्लीट डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है वहां पे, नोर प्योर सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ना तो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड बन पा रहा है, ना तो सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। इट इज इन बिटवीन बोथ। दूसरा बात बचा, ये जो 128 पिकोमीटर तुम लोग दिख रहे हो, ऐसा नहीं है ये किसी एक तरफ पे प्रेजेंट है। अनदर सरप्राइज फॉर यू, दिस 128 पिकोमीटर का जो लेंथ अपन बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन में दोनों तरफ प्रेजेंट है। व्हाट डज इट मीन? कि लेफ्ट साइड पे जो तुम सिंगल सा देख रहे थे दैट इज ऑल्सो 128, और जो दूसरे तरफ में दैट इज ऑल्सो 128। अनदर थप्पड़ जो खींच के साइंस ने तुमको मारा, राइट। तो मैं लिख देता हूं ऑल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन ओजोन आर 128 पिकोमीटर। तो यहां से अपन लोग क्या कंक्लूजन बना सकते हैं? कंक्लूजन ये बना सकते हैं कि वो जो अपन 2 इलेक्ट्रॉन कभी तो एक तरफ बना रहे कभी तो दूसरे तरफ बना रहे, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह पे प्रेजेंट है ही नहीं। एक फिजिक्स का वर्ड होता है टू एंड फ्रो। इट इज लाइक वो काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, कभी तो एक तरफ जा रहे हैं कभी तो दूसरे तरफ जा रहे हैं। इसीलिए कहीं पर भी ना तो सिंगल बॉन्ड देखने मिल रहा है प्योरली, ना तो डबल। इसी चीज को बच्चा कहते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, कोई एक पोजीशन पे लोकलाइज्ड नहीं है, दे आर डी लोकलाइज्ड, वो इधर उधर घूमे जा रहे हैं, राइट। और बच्चा ये जो डी लोकलाइजेशन रहता है ना, इससे मोलिक्यूल को क्या फायदा रहता है? उसको स्टेबिलिटी मिलता है। अभी स्टेबिलिटी कैसा मिलता है वो भी समझ लो। 2 चीजें रहती है। सबसे पहला, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा एक ही जगह पे पोजीशन रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, तो उसमें रिपल्शन आ सकता है। सो दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट। दूसरा चीज क्या होता है बच्चा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक जगह पे अकोमुलेटेड है, एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, तो इट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो वहां पे आके अट्रैक्ट हो सकता है, अटैक कर सकता है, उससे रिएक्ट कर सकता है। मतलब स्टेबिलिटी चला जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसा इस स्ट्रक्चर को देखो, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है
तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और इस पर अटैक कर देगा, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ जाता है मॉलिक्यूल का, स्टेबिलिटी घट जाता है, राइट। इसी चीज़ से बचने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकोमोलेट ना हो पाए। आया बात समझ में? इसलिए स्टेबिलिटी मिल रहा है। बच्चा ये जो पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस तुम लोग देख पा रहे हो, इसी चीज़ को अपन नाम देते हैं रेजोनेंस। आई होप तुम लोग को रेजोनेंस समझ गया रहेगा, व्हाट इज रेजोनेंस एंड क्यों रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अपन डिस्कस करेंगे रेजोनेंस का, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस। बच्चा यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ अपन लोग डिस्कस करेंगे ना, उसको समझने के लिए एक बार स्ट्रक्चर दोबारा बना लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। एक बार जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो अपने को साइंस ने बताया, लेबोरेटरी में अपन लोग ने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया था। इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, इट मीन्स ये एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है ना तो इट मीन्स इट इज स्टेबल, तभी तो एग्जिस्ट करता है ना, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर क्या वो जो पहले स्ट्रक्चर बनाया वो बेकार है? नहीं बच्चा, वो बेकार नहीं है, वो स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको अपन यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिपिक्शन। डिपिक्शन का क्या मतलब होता है? दर्शाना। क्या दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं? सी बच्चा, ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा ओजोन को ही पकड़ लो यहाँ पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ना अपन एक स्ट्रक्चर बना के समझा नहीं सकते। जैसे यहाँ पर ओजोन को अपन एक स्ट्रक्चर बना के नहीं बता सकते कि उसमें 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ कहाँ से आ गया। तो ये जो दो स्ट्रक्चर है ना, वो उस चीज़ को समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि भैया वो जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कभी तो एक तरफ जा रहे हैं, कभी तो दूसरे तरफ जा रहे हैं, वो एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल मॉलिक्यूल, राइट। एंड दैट इज वाई किसी भी एक तरफ पे ना तो खाली सिंगल बॉन्ड बन पा रहा है और ना तो प्योरली डबल बॉन्ड बन पा रहा है, राइट। जिसको तुम देख सकते हो, कभी तो एक तरफ कभी तो दूसरे तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप तुम लोग को ये बात समझ में आ गया, बिकॉज अपन लोग ये चीज एक स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते थे, तो इसीलिए अपन लोग ने ये जो दो स्ट्रक्चर बनाए। और मालूम है क्या, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये खाली अपने दिमाग का उपज है, राइट। बिकॉज खाली दिमाग का उपज है, तो इसको अपन लिख देते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। और ऐसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जो खाली डिपिक्शन के लिए काम आ रहे हैं ओरिजिनल मॉलिक्यूल के, उनको बच्चा नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, खाली हाइपोथेटिकल है, इट मीन्स एक बात तो क्लियर हो जाना चाहिए, दीज स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है, दैट इज वाई दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा था? बिकॉज इट वॉज स्टेबल। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, खाली हाइपोथेटिकल है, मीन्स अनस्टेबल है, राइट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नाम याद रखना दोबारा से। और इन्हीं का एक और नाम भी रहता है, क्या रहता है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, राइट। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट थिंग जो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था। उसको अपन लिख भी सकते हैं थ्योरी के फॉर्म में, यहाँ पे लिख देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट्स, जो एग्जिस्ट करता है। रेजोनेंस हाइब्रिड किसको कह रहे हैं? जो एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर को, राइट। दैट इज स्टेबल, एग्जिस्ट करता है तो स्टेबल रहेगा। वेयर एज द स्ट्रक्चर्स विच आर मेड टू, अभी वो स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं जिसको बनाया गया है, क्यों बनाया था? डिपिक्ट, विच आर मेड टू डिपिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर। अभी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए बनाया है ना, तो वही लिख रहे हैं, आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक और नाम याद रखना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। बच्चा सेकंड एस्पेक्ट जो यहाँ पे अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो थोड़ा सा तुमको जान के अटपटा लग सकता है। वो एस्पेक्ट ये है कि बच्चा ये जो स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे देमसेल्व्स आर अनस्टेबल, पर ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर। सर ये क्या बात कर रहे हो? जो चीज खुद ही अनस्टेबल है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो कैसा कंट्रीब्यूशन दे सकता है स्टेबिलिटी में, वो भी दूसरे के लिए? बच्चा इसको ऐसा समझो, डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी मिलता है, ये अपन लोग मान चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक तो रिपल्शंस कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो ज्यादा इधर उधर मूव कर पा रहे हैं, एक जगह पे नहीं प्रेजेंट है। सेकेंडली, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकोमुलेट नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से रिएक्टिविटी कम रहता था और स्टेबिलिटी ज्यादा मिलता था। तो लिख देते हैं डीलोकलाइजेशन से क्या मिलता है? स्टेबिलिटी। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं तुमको और बताता हूँ कि ये जो डीलोकलाइजेशन है, ये जितना ज्यादा रहता है ना, उससे स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा मिलता है। सो डीलोकलाइजेशन, डी इज रिप्रेजेंटिंग डीलोकलाइजेशन एंड एस इज रिप्रेजेंटिंग स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी समझो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बच्चा देखो, ओजोन के केस में अपन लोग ने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया। ये बात का क्या मतलब था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दो अलग अलग लोकेशंस मिल रहा था घूमने के लिए, मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी अगर सोचो ओजोन का 5-7
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाते, तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 लोकेशन तक जा रहा है वो 5 to 7 लोकेशन तक ट्रेवल कर पा रहा है। इट मीन्स ज़्यादा घूम पा रहा है, ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है, अकोमोलेशन बहुत कम हो गया, राइट। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ही ज़्यादा डीलोकलाइजेशन का पॉसिबिलिटी और उतना ही कम अकोमोलेशन। इट मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ गया, राइट। ये बात समझ में आया? तो चलो इसको लिख भी लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स contributes towards the stability of a resonance hybrid which is the actual structure, right? मतलब कि जितना ज़्यादा resonating structures रहेगा, number of resonating structures if it is more, then the delocalization is more, which means stability is more, right? तो अपन एक बार एक सिचुएशन के हेल्प से और देख लेते हैं। सपोज देर इज अ मॉलिक्यूल जिसमें ए, बी, सी, डी और ई ये आइटम्स प्रेजेंट है। दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल 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 बॉन्ड टू ईच अदर, और किसी एक जगह पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, राइट। अभी इसके कुछ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो मैं दूसरा बना रहा हूँ। इस बारी वो जो डबल बॉन्ड है वो मैं तो किसी दूसरे लोकेशन पे लगा दूंगा, जैसे बी और सी के बीच में लगा दिया। अगली बार किसके बीच में लगा देंगे? सी और डी के बीच में, सिंगल 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 एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड। अभी एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है जहाँ पे डी और ई के बीच में लगा देंगे, सो सिंगल 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 एंड डबल बॉन्ड। अभी इन स्ट्रक्चर्स को देख के क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को 4 अलग पोजीशंस मिल रहा है, लोकेशंस मिल रहा है डीलोकलाइज होने के लिए। मतलब अकोमोलेशन किसी एक जगह पे बहुत मिनिमल रहेगा, राइट। इसको कैसा बना सकते हैं? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा एग्जिस्ट करता रहेगा? इट इज लाइक दिस, सिंगल 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 सिंगल, और जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो पूरे मॉलिक्यूल में कितना सारा डिस्टेंस पे घूम रहा है, अकोमोलेशन बहुत कम है। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, एंड उसके वजह से अकोमोलेशन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। बाकी कभी किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग।